सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज़ बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास बायोलॉजी का विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन सीखी थी। ठीक है, उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन की थी हमने वो 7 कैटेगरीज़ की हेल्प से की थी, जो कि आई होप आपको याद होगी, विच इज़ किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। बट इस चैप्टर के अंदर हम बायोलॉजिकली एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को क्लासीफाई करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स जो चलाए गए थे ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। अब सबसे पहले यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ क्लासीफाई एंड द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर एक अकेला ऑर्गेनिज्म भी हम बोल सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स। अब डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो मे भी सिमिलर भी हैं एंड डिससिमिलर भी है, या फिर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर की जगह बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। ठीक है, ये होती है क्लासिफिकेशन। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उसके करेक्टर्स के बेस पे मतलब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं उनका, तब हमें पता लगता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएशन कैसे है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, ये होती है क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की, वो क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, या फिर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अब जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे वो क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन इसेंशियल क्यों है, कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका मेन मोटिव क्या है, या फिर उसे करने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन या फिर इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी, सिंपल एंड कन्वीनियंट। कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, मतलब क्लासिफिकेशन हम करते क्यों है, ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ पाए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी कर पाए, उसके फीचर्स के ऊपर, एक्सटर्नल इंटरनल हर चीज़ के ऊपर स्टडी कर पाए, उसकी एनाटॉमी में, उसकी एम्ब्रियोलॉजी में। तो उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं तो क्लासिफिकेशन क्या करती है, उस स्टडी को ईजी, सिंपल और कन्वीनियंट बना देती है। क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम करते क्या है, क्लासिफिकेशन में हम एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बना लेते हैं। सपोज दीज आर 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सिमिलर फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म का रख दो, यहाँ पे सिमिलर। तो अगर मुझे इन सब ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, तो अगर मैं इसमें से एक ऑर्गेनिज्म भी उठा लूँगी और उसके बारे में स्टडी करूँगी, तो अगर उनके फीचर्स सिमिलर हैं तो फिर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करी, मतलब मैंने इस पूरे ग्रुप के बारे में स्टडी कर ली। यही होता है क्लासिफिकेशन का एक मेन फ़ायदा, कि एक सिंगल टाइम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन स्टडी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम पूरे ग्रुप के ऊपर स्टडी करते हैं। और क्लासिफिकेशन से क्या होता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड the relation between two group of organism।
जैसे हम देखते हैं कि जो टाइगर होता है और जो कैट होता है और जो टाइगर होता है, हम बोलते हैं कि उनके इंसेस्टर्स एक ही है। इंसेस्टर्स मतलब जो उनके पूर्वज होते हैं, तो उनके पूर्वज एक ही है। तो ये हमने कहाँ से पता लगाया कि इन दोनों के पूर्वजों के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब इन दोनों के पूर्वज एक क्यों हैं। तो कहाँ से पता लगाया? विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमें पता लगता है कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन क्या है, या फिर उनके फीचर्स कैसे हैं, या फिर उनके हैबिटेट, हर चीज़ एक ऑर्गेनिज्म की एकदम पूरी होल थिंग किसकी हेल्प से पता होती है? क्लासिफिकेशन की हेल्प से। और लास्ट थिंग जो कि क्लासिफिकेशन की हेल्प से होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशन। ठीक है, उसके बारे में भी हम क्लासिफिकेशन की हेल्प से पता करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशन। तो ये है कुछ 4, हम बोल सकते हैं ये क्लासिफिकेशन एसेंशियल क्यों है, इस पे भी हैं, या फिर क्लासिफिकेशन के मेरिट्स भी हम बोल सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इन 4 पॉइंट में आप बहुत ही क्लियर वे से लिख सकते हो। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट या फिर क्लासिफिकेशन स्टार्ट किसने की थी। सो क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री है? सबसे पहले तो फर्स्ट अटैम्प्ट was taken by Greek philosopher एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन की थी मतलब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, ठीक है, सो यू कैन राइट इट इन योर नोट्स। ठीक है, इतना बड़ा मैं नहीं लिख सकती। तो व्हाट दे डू, सबसे पहले तो देखो, दे डिवाइड एनिमल्स, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, दे डिवाइड एनिमल्स into 2 groups, which is Anaima and Enaima. ठीक है, एंड प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स ट्री के बेस पे किया था, और उनका था लाइफ ड्यूरेशन और स्टेम। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से लेते हैं, यू कैन राइट इट दैट्स कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 groups and plants into 3 groups. In animals and plants, they divide their categories on the basis of their habitat. उनके हैबिटेट के बेस पे उन्होंने एनिमल को क्या किया था, कैटेगराइज किया था, अनाइमा में भी और एनाइमा में भी। अनाइमा में थे इंटरवर्टेब्रेट्स और एनाइमा में थे वर्टेब्रेट्स। तो हैबिटेट मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक लाइफ जी रहा है, या एक्वेटिक मतलब पानी में रह रहा है, एरियल मतलब हवा में रह रहा है, और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में रह रहा है। तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के बेस पे, यानी कि शेल्टर के बेस पे, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसके बेस पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया। देन उन्होंने प्लांट्स को स्टेम और लाइफ ड्यूरेशन के बेस पे डिवाइड किया, मतलब लाइफ स्पैन आप बोल सकते हो कि कितना कौन सा प्लांट्स जी रहा है, उसके बेस पे उन्होंने हर्ब्स, सब्ज़ और ट्रीज़ को डिवाइड किया। तो ये थे उनके मेन स्टेप्स जो कि उन्होंने लिए थे। इंटरवर्टेब्रेट्स कौन होते हैं? लैकिंग रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे पास आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल, इंटरवर्टेब्रेट्स में वो कम होती हैं, लैक, और एनाइमा में यानी कि वर्टेब्रेट्स में वो सफिशिएंट वे में होती है। ठीक है, तो उन्होंने रेड ब्लड सेल किसके पास है किसके पास नहीं है, उस बेस पे क्या किया था, एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। ठीक है,
ये तो हो गया हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपका मेन टॉपिक है पढ़ने के लिए। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन के सिस्टम क्या क्या थे। अब सिस्टम मतलब क्लासिफिकेशन के टाइप। अब क्लासिफिकेशन के टाइप 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन के टाइप 3 टाइप के होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन के सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। तो हेडिंग तो होती है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जब हम आर्टिफिशियल वे से, अब इसका नाम आर्टिफिशियल क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी, मतलब बहुत कमी रही होगी इसे करने में, इसीलिए इसका नाम आर्टिफिशियल सिस्टम बना। देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब इस वाले सिस्टम का नाम नेचुरल क्यों बना, क्योंकि ये नेचुरल बेस पे हुआ। ठीक है, और फाइलोजेनेटिक, जहाँ पे भी वर्ड आ जाए फाइलोजेनेटिक, वहाँ पे आप समझना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी के बेस पे जब हमने डिवीज़न की। तो ये होते हैं हमारे पास 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विच इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम, ये सिस्टम, दिस सिस्टम वॉज टोटली बेस्ड ऑन द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है उस पे ये सिस्टम बेस्ड था। मतलब एक्वेटिक है, एरियल है या टेरेस्ट्रियल है, हैबिटेट पे ये टोटली बेस्ड था। और सबसे बड़ा डीमेरिट भी यही था इसका, सबसे बड़ा डीमेरिट मतलब लिमिटेशंस क्यों आई, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ एक ही किस पे बेस्ड था, हैबिटेट पे, विच इज़ अ रियली वेरी वेरी बिग थिंग एट द टाइम ऑफ दैट, क्योंकि सिर्फ हैबिटेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि बर्ड्स और बैट, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बर्ड्स और बैट को एक ही जगह पे बिठा दिया गया साथ में, क्योंकि वो उड़ते थे, मतलब उनका एरियल हैबिटेट थी। बट बैट्स और बर्ड आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, उनके सिर्फ एक एक्सटर्नल फीचर था जो कि मैच करता था। इससे हमें क्या पता लगता है कि वो एक्सटर्नल फीचर पे भी था, यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है जो एक्सटर्नल फीचर, उस पर भी बेस था एक्सटर्नल फीचर, उस पे देखा। बल्कि जो बैट्स होते हैं वो मैमलिया में आते हैं, मैमल्स में, क्योंकि उनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। बट बर्ड्स तो किस में आती हैं, बर्ड्स दूसरे किसी कैटेगरी में आती है। तो इन्होंने बर्ड्स और बैट दोनों को सेम ही कैटेगरी में रख दिया था। ठीक है, तो सोचो कितना बड़ा लिमिटेशंस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो क्या है कि जो ये है हमारे पास दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें उसका सबसे बड़ा एक जो जिस पे ये बेस था वही उसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, फिर जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस जी, उन्होंने फिर से आर्टिफिशियल सिस्टम को थोड़ा और बड़ा किया। ठीक है, तो प्लांट्स के 24 क्लासेस निकाली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गन्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स ऑर्गन्स। इस बेस पे उन्होंने पूरे 24 क्लासेस निकाली, और इन्हीं 24 क्लासेस जैसे मोनेंड्रिया,
डायेंड्रिया, पॉलीएंड्रिया, ये सब उन्होंने क्लासेस निकाली आर्टिफिशियल सिस्टम में, बट स्टिल लिमिटेशंस की वजह से ये सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं किया। ठीक है, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी इसकी? ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो अगर डीमेरिट लिखने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो कि सबसे पहले डीमेरिट ये था कि वो हैबिटेट पे टोटली बेस्ड था। ठीक है, और अकाउंट उन्होंने नहीं लिया जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते थे जैसे कि बर्ड्स और बैट, उन्हें एक साथ रख दिया गया। ठीक है, ये है डीमेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम है जिसके अंदर हैबिटेट को ही कंसाइडर नहीं किया गया था। मतलब इस सिस्टम के अंदर दिस सिस्टम वॉज टोटली बेस्ड ऑन, टोटली नहीं मतलब दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, anatomy, morphology, physiochemistry, embryology and evolutionary, इन सब चीज़ों पे ये सिस्टम बेस्ड था। बट अब देखो इतने सारे चीज़ों पे अगर ये बेस है, ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या आई कि हमें तीसरा सिस्टम लेकर आना पड़ा, क्योंकि इट डज़ नॉट कंसाइडर क्या कंसाइडर नहीं किया था इन्होंने? हैबिटेट। आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ हैबिटेट था, इसमें सिर्फ हैबिटेट नहीं था, बाकी सब कुछ था। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी था। तो क्या था? हैबिटेट इन्होंने कंसाइडर नहीं किया, बाकी सब कुछ इन्होंने कंसाइडर किया। तो इसके सबसे बड़ी लिमिटेशन या फिर डीमेरिट आप बोल सकते हो आया था, क्योंकि इन्होंने हैबिटेट को क्या नहीं किया था? कंसाइडर ही नहीं किया था। ठीक है, इससे क्या हुआ? हर एक ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के बारे में हमें पता चला। सिर्फ हैबिटेट के बारे में नहीं पता चला, वो तो हम नॉर्मली मतलब देख के भी बता सकते हैं, बट इन सब से हमें ऑर्गेनिज्म के कितने सारे फीचर्स हैं उन सब के बारे में पता चला। रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें एक ग्रुप में रखा गया। जैसे वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा था कि रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ही नहीं थे। जो ऑर्गेनिज्म उन्हें एक्सटर्नली लग रहा था कि वो एक जैसे दिखते हैं, तो उन्हें उसे ही इकट्ठा रख दिया। बट यहाँ पे क्या था? रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है अब सिर्फ हैबिटेट के बेस पे नहीं, मॉर्फोलॉजी के बेस में, एम्ब्रियोलॉजी जो हमारा एम्ब्रियोलॉजी की जो स्टेट होती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इन सब के बेस पे इन्होंने रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को क्या किया? एक साथ रख दिया। और सबसे एक देखो ये सब तो आप मेरिट में बता सकते हो, ठीक है, और डीमेरिट क्या है कि इट डज़ नॉट कंसाइडर हैबिटेट, ये है यहाँ का सबसे बड़ा डीमेरिट। तो ये था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर ये सिस्टम इतना ही ठीक था तो फिर दोबारा नया सिस्टम क्यों लेके आए? क्योंकि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को कंसाइडर ही नहीं किया था। तो ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक विच इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर इतना कुछ कंसाइडर किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों आया? क्योंकि देखो सबसे पहले दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज टोटली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब ये क्या बोल रहे थे कि if the organism belonging to the same taxa, if any organism belonging to the same taxa, अगर
कुछ ऑर्गेनिज्म है या कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं, सो दे मे हैव कॉमन एंसेस्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर टाइगर और कैट के बीच में इवोल्यूशनल रिलेशनशिप क्या था कि इनके एंसेस्टर्स सेम है ना, सेम है मतलब कॉमन है, जनरली वी कांट से टोटली सेम बट कॉमन है। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हमें पता चला था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहा है तो उसके एंसेस्टर्स भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, in such a system organisms belonging to the same group are believed to have common ancestor and may be represented in the form of a family tree। कि मतलब इनके एंसेस्टर्स इतने कॉमन है कि हम उसे फैमिली ट्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फैमिली ट्री को हम क्लैडोग्राम बोलते हैं, क्लैडोग्राम। फैमिली ट्री मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर की फ़ोटो होती है, देन यहाँ पे ग्रैंड मदर की, तो यहाँ पे फादर की, देन ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, देन मदर, देन यू एंड योर सिबलिंग्स। ऐसे हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब कि अगर उनके एंसेस्टर्स सेम हैं, जो उनके पूर्वज हैं वो सेम है, तो हम उनका एक फैमिली ट्री बना सकते हैं, मतलब उनका एक क्लैडोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, information from numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy help in resolving difficulties in classification। तो different type of taxonomy आई इस classification के चलते हुए, and then हमारी classification जो है वो improve होती गई, बहुत सारे steps इसके अंदर involve हुए। at the end of the thing हमारे पास बहुत सारे मतलब categories में अब हम किंगडम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किंगडम बने, जैसे कि 2 किंगडम सिस्टम। ठीक है, मतलब पहले 2 मेन ग्रुप, देन 3 किंगडम सिस्टम, फिर 3 मेन ग्रुप। ठीक है, देन 4, देन 5, देन 6 इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट बट स्टिल यू हैव टू नो अबाउट दैट। तो यही था इस वीडियो में। लाइक